हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवपीठ क्लासेस। देवपीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए डेथ चैप्टर का वन शॉट आया है। आज की इस वीडियो में हम डेथ चैप्टर के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अगेन मैंने अपने डेथ चैप्टर के भी वन शॉट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने लाता हूं कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और सेकेंड पार्ट में मैं आपके सामने लाता हूं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट, फर्स्ट पार्ट में जो मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मेरे सभी कंप्लीट इंट्रोडक्शन में जो जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट बनवाए हैं या जो जो मैंने आपके सामने ये नोट्स लिखे हैं, इन सभी फॉर्मेट्स को और इन सभी ट्रांजेक्शन के ट्रीटमेंट को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट डाउन करना। सभी ट्रांजेक्शन्स के ट्रीटमेंट को पहले लर्न करना, और लर्न करने के बाद मेरी सेकंड वीडियो देखकर इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने के बाद राइट अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करना। कोई भी डाउट्स निकले तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है। आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। मैंने अपने सभी जितने भी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू बताना, और मैं आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। राइट, अब चलते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो वीडियो कौन सी है? डेथ चैप्टर की। देखो, डेथ चैप्टर का ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। पहले मेरी जबानी डेथ चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो कि डेथ है क्या। देखो, डेथ चैप्टर में क्या है कि आपने एक बात देखी थी कि आपने सबसे पहले 12th क्लास में आके सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। फिर पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बनने के बाद सबसे पहले हम अकाउंटिंग करते हैं, जिस अकाउंटिंग में आपने सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन करती है। देन उसके बाद आपने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि अगर कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आ जाए, या फिर किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है प्रॉफिट को की, तो इन सभी चीजों के भी ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। फिर आपने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म अगर अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहे, तो सेकंड चैप्टर में आपने सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। राइट, फिर आपने देखा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई एग्रीमेंट एंड हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से भी पार्टनरशिप फर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जो भी इंपैक्ट पड़ता है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। राइट, फिर हम चले थे एडमिशन चैप्टर की तरफ। एडमिशन चैप्टर में हमने देखा था कि भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट हुआ, नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद में किन किन हालातों को, क्या क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फिर आपने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर रिटायर हो गया। रिटायर होने का मतलब वो पार्टनर अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में से जा चुका है। राइट, रिटायरमेंट चैप्टर में भी जो आपने कैलकुलेशंस देखी थी, सिमिलरली डेथ चैप्टर में भी वही कैलकुलेशंस हैं। डेथ में और रिटायरमेंट में फर्क क्या है कि रिटायरमेंट चैप्टर में आपके सामने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक पर्सन रिटायर हो रहा है ईयर एंड में। राइट, और डेथ चैप्टर में आप ये देखते हो कि एक ड्यूरिंग द ईयर जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में से कोई एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, तो बीच में ही एक्सपायर हो जाने के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर एक पर्सन रिटायर हो या एक्सपायर हो जाए, लेकिन ईयर एंड में हो रहा है, तो अगर एक पर्सन ईयर एंड में एक्सपायर भी होता है, तो भी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट वो ही होगा जो हम रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर करके आए हैं। राइट, लेकिन अगर एक पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, राइट, कोई भी पर्सन अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट सिमिलरली वही होगा जो ट्रीटमेंट हम लोग डेथ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब डेथ चैप्टर में है क्या कि अब एक पर्सन ईयर के बीच में एक्सपायर हो गया, तो उसकी एक्सपायरी के बाद राइट उसका जो भी अमाउंट बनता है उसके लीगल नॉमिनी को पे कर दिया जाए, जिस जिस लीगल नॉमिनी को नाम दिया जाता है डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर। राइट, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हो, उसका नॉमिनी भी कह सकते हो, और उसका एग्जीक्यूटर भी कह सकते हो। किसका? जो पर्सन एक्सपायर हुआ। जो पर्सन एक्सपायर होता है उस पर्सन के नाम को बोला जाता है डिसीज पार्टनर। राइट, अब हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हमें डिसीज पार्टनर का वो अमाउंट कैलकुलेट करना होता है जो अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू
पेएबल है डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, राइट। तो वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होता है। डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में मैंने जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से पहले ये सारा फॉर्मेट आपके ब्रेन में सेव होना चाहिए। इस फॉर्मेट में जो जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, उनकी कैलकुलेशन, उनका ट्रीटमेंट भी आपके ब्रेन में डेफिनेटली सेव होना चाहिए। अगर ये बातें आपके ब्रेन में सेव होंगी तो आपके लिए अकाउंट्स खेल है, राइट। अदरवाइज तो भैया देखो सीधी सी एक बात है, मोस्टली बच्चों की सोच होती है कि हम तो जी प्रैक्टिस करते 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 माइंड में आ जाएगा, बैठ जाएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करते 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 माइंड में चीजों को सेव करते हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत देरी से होते हैं। मैं आपको सीधा सा एक तरीका बताऊंगा, आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो जिस भी टॉपिक को आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उस टॉपिक को पहले अपने ब्रेन में सेव करो। ब्रेन में सेव करने के बाद तब जाके आप उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, राइट। तो ये अकाउंट्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, आपको अपने ब्रेन में डेफिनेटली सेव करने पड़ेंगे। और ब्रेन में सेव करने के बाद ही आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए खेल लगेंगे। क्या खेल, राइट। तो मेरे इस फॉर्मेट में मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं वो एक्सट्रीम ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स हैं। इन ट्रांजेक्शन्स के अलावा कोई और फर्दर ट्रांजेक्शन्स नहीं आ सकती, राइट, आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। अब चलते हैं कि हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो आप जानते हो कि कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट। तो डिसीज पार्टनर को जो जो अमाउंट मिलेंगे पार्टनरशिप फर्म में से, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और जो अमाउंट वो पे करेगा, कौन, डिसीज पार्टनर, वो सारे के सारे अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। जैसे डिसीज पार्टनर का बाय बैलेंस बीटी यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिसीज पार्टनर की सैलरी, उसका कमीशन, डिसीज पार्टनर का लोन का अमाउंट, जर्नल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल का अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो गुडविल पार्टनरशिप फर्म की उस समय की कैलकुलेट की गई है जिस समय एक पर्सन एक्सपायर हुआ, तो उस गुडविल के अमाउंट में से डिसीज पार्टनर का कितना हिस्सा बनता है, जिस हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे डिसीज पार्टनर को। लास्ट में आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। पूरे के पूरे डेथ चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट यही होता है, पी एंड एल सस्पेंस अमाउंट। इस अमाउंट को भी कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी की सारी चीजें डिसीज पार्टनर को मिलती हैं और ये सारी की सारी डिसीज पार्टनर पे करेगा। जैसे ड्रॉइंग्स आ जाता है, अगर डिसीज पार्टनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ किया था, अब वो पर्सन एक्सपायर हो गया, तो भैया अब तो उससे वो पैसा लिया जाएगा। तो एक काम करते हैं कि जो उसने पार्टनरशिप फर्म में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए अमाउंट विड्रॉ किया था, उतना अमाउंट उसके इन सभी अमाउंट से, क्रेडिट साइड वाले अमाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यानी कि उसे तो डिसीज पार्टनर को तो ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 2 ड्रॉइंग्स भी डेबिट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल। ये वाली गुडविल कौन सी होती है, जो गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होती है एसेट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू पी एंड एल सस्पेंस। यहां मैंने लिखा हुआ है लॉस। मेरे आपसे मोटा मोटा कहने का मतलब है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके ब्रेन में जरूर सेव होना चाहिए। क्रेडिट साइड का सम करा, डेबिट साइड के सम को माइनस करा, क्रेडिट साइड के सम में से ये बैलेंस निकल के आया। ये बैलेंस आता है डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से, और ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा। अगर बैलेंस इस तरफ आता है तो यानी डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अब पार्टनरशिप फर्म को ये अमाउंट पे करेगा। ये अमाउंट डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर लेके जाएगा और ये अमाउंट डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर पे करेगा। तो ये तो पूरा का पूरा फॉर्मेट है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स आपने इस फॉर्मेट में लिखी हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब समझना ध्यान से, बाय बैलेंस बीडी आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है कि कोई पर्सन एक्सपायर हुआ, उसकी कैपिटल कितनी यहां पे आ जाएगा। अब उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैलकुलेट करना है। तो आईओसी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी उसकी ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि उस ईयर की कैपिटल जिस ईयर में वो पर्सन एक्सपायर हुआ है, उसकी ओपनिंग कैपिटल में उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड को रेट ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कर देना इनटू टाइम पीरियड। अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो ये आईओसी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है,
बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। एक पर्सन 1 जून को एक्सपायर हो गया तो ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से थी, तो अप्रैल और मई, तो टाइम पीरियड लिया जाएगा 2/12। एक पर्सन एक्सपायर हो गया मान लो 1 जुलाई को, तो यानी अप्रैल में जून, 1 जुलाई को वो पर्सन एक्सपायर हो गया, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके 1 जुलाई तक के महीने कितने हो गए? 3, तो 3/12। एक पर्सन एक्सपायर हो गया 1 नवंबर को, तो अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक का टाइम कितना हो गया? अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने, तो 8/12। एक पर्सन अगर एक्सपायर होता है मान लो किसी भी डेज यानी कि मंथ के बीच में, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 11 तारीख को, उस केस में आप टाइम पीरियड लोगे कौन से? डेज के बेसिस पे। अगेन वही, अगर एक पर्सन एक्सपायर हो गया 11 नवंबर को, तो आप 1 अप्रैल से लेके 11 नवंबर तक के जितने भी दिन बनते हैं, जितने भी डेज बनते हैं, उन डेज को लोगे और अपॉन 365 कर देना। जो पर्सन जिस दिन एक्सपायर होता है उस दिन को भी काउंट करते हैं, याद रखना। तो एक पर्सन अगर 11 नवंबर को एक्सपायर हुआ है तो उस तो नवंबर के 11 दिन भी काउंट किए जाएंगे, याद रखना। तो टाइम पीरियड तो ऐसे आता है। इन सभी चीजों में कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म होंगे मैं इसी वन शॉट के सेकंड पार्ट में जरूर बताऊंगा आपको। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओटी को भी कैलकुलेट करने का सेम ट्रीटमेंट होता है जैसे हमने आईओसी कैलकुलेट करा, तो आईओटी भी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा और आईओसी भी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होगा? डिसीज पार्टनर ने जितना लोन लिया है उस लोन के अमाउंट पे, मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डिसीज पार्टनर का लोन लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप फर्म ने डिसीज पार्टनर से लोन लिया है, तो पार्टनरशिप फर्म अब उसका लोन वापस करेगी और उसके लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो वो लोन का अमाउंट भी आएगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। तो लोन का तो अमाउंट आएगा ही आएगा, ये मैंने साफ साफ लिखा हुआ है लोन, राइट। तो लोन तो आएगा ही आएगा, उसके इंटरेस्ट ऑन लोन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो लोगे, अदरवाइज मेंशन ना हो तो हमेशा 6% लेते हैं, राइट। इनटू टाइम पीरियड वही बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। सैलरी हो तो यानी कि जितनी उसकी महीने की सैलरी थी इनटू टाइम पीरियड, यानी कि एक पर्सन अगर 1 जुलाई को एक्सपायर हुआ, मंथली सैलरी 40,000 थी, तो अप्रैल में जून 3 महीनों की सैलरी यहाँ 1,20,000 यहां आ जाएगा। सिमिलरली कमीशन आएगा, कमीशन भी कैलकुलेट करने को आ जाएगा कि भाई प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करो, तो आप प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करने के बाद उस कमीशन की मल्टीप्लाई कर देना टाइम पीरियड से, यहाँ कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। अब आती है बात किसकी? जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 के 4 अमाउंट आपके पास में ऑलरेडी अपीयर होते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इन चारों के अमाउंट की सीधी सीधी, इन चारों अमाउंट की सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन कर देना उसके शेयर से। ये चारों के चारों अमाउंट मेंशन होंगे, इस अमाउंट की मल्टीप्लीकेशन कर देना उसी पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। इसमें टाइम पीरियड नहीं आएगा क्योंकि ये चारों के चारों अमाउंट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के होते हैं, इसलिए तो सीधी सी बात है। पिछले साल तो भैया 12 के 12 महीने जिया था, तो 12 के 12 महीने अगर जिया था तो उसका पूरा का पूरा पैसा बनता है। फिर चलते हैं बाय गुडविल अकाउंट गेनिंग पार्टनर्स। अब ये अमाउंट कौन सा होता है, इसे भी बड़ी समझदारी के साथ सुनना। एक पर्सन जब एक्सपायर होता है उसकी एक्सपायरी के टाइम में पार्टनरशिप फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू अपनी पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे गुडविल का नाम दिया जाता है, राइट। उस गुडविल में से डिसीज पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता है वो हिस्सा कैलकुलेट करने के बाद गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं और गेनिंग पार्टनर उसी अमाउंट को अपने अपने गेनिंग रेशियो में डिसीज पार्टनर को वो अमाउंट पे कर देते हैं, राइट। तो इस गुडविल के अमाउंट को भी कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको अपने जस्ट समय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, उस समय देखना, ठीक। तो मैंने गुडविल के बारे में भी लिखा हुआ है सेम एज रिटायरमेंट चैप्टर, जैसे मैंने रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कशन किया जाएगा। अब आ जाओ डेबिट साइड में, अगर उस पर्सन ने कोई भी अमाउंट पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया था, ड्राइंग्स का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूं। ये लोन मैंने यहाँ डेबिट साइड में लिखा हुआ है। अगर आपके सामने बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई लोन का अमाउंट मेंशन होगा तो उस लोन का अमाउंट का मतलब क्या है, वो एसेट साइड में है। तो इसका मतलब क्या है कि यह पार्टनरशिप फर्म ने लोन नहीं लिया,
अब पार्टनरशिप फर्म ने लोन नहीं लिया, अब लोन किसने लिया है? पार्टनर ने। तो अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो वो पार्टनर एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के लिए डेटर काउंट किया जाएगा, तो वो उस लोन को तो पे करेगा ही करेगा, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा, राइट। तो अब तो वो एक्सपायर हो गया, तो यानी कि अब जो उसका ये सारा का सारा पैसा बनता है उस अमाउंट में से पार्टनरशिप फर्म लोन का अमाउंट काटेगी, तो वो लोन का अमाउंट यहां गया। इंटरेस्ट ऑन लोन पे आ जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर अगर गिवन है तो आप यहां उसे कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो उस केस में इस लोन के अमाउंट पे 6% कभी भी मत लेना। 6% वहां एप्लीकेबल होता है जब पार्टनरशिप फर्म लोन लेती है ना कि देती है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है तो उस केस में 6% होता है, वो भी कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है उस केस में अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की एसेट साइड में होते हैं। सीधा सीधा जो भी उनका अमाउंट बनेगा उनके अमाउंट की मल्टीप्लीकेशन कर देना उनके शेयर से, ये सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट में अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, ये अगेन पी एंड एल सस्पेंस। इस पी एंड एल सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन एक्सपायर हुआ है उस पर्सन को उस ईयर का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट पे करना है। अगर एक पर्सन मान लो 1 जुलाई को एक्सपायर हो गया तो वो पर्सन उस पार्टनरशिप फर्म में 3 महीनों तक मौजूद था, अप्रैल मई जून, तो उसके 3 महीनों का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो उस पर्सन के यानी डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ जो भी कैलकुलेट होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का नाम दिया जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल सस्पेंस के नाम से क्रेडिट, अगर लॉस आ जाएगा तो पी एंड एल सस्पेंस के नाम से डेबिट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, इसे वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में बरकरार रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बन रही है, राइट। आपका बहुत फायदा है, देखते चले जाना। और मेरे शॉर्ट्स के चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, इन शॉर्ट्स को देखने से आपको डेफिनेटली बहुत 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 नॉलेज मिलेगी। मेरे शॉर्ट्स देखना, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना और कोई डाउट हो तो हमसे पूछना, राइट। आगे चलते हैं। ये अकाउंट क्लोज करना, अकाउंट को क्लोज करने के बाद डेबिट साइड का बैलेंस निकले तो वो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर के नाम से इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ कब आएगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी तो इस तरफ बैलेंस आएगा, और जब डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी तो बैलेंस इस तरफ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। इस साइड का समेशन है 10, इस साइड का समेशन है 4, तो यहां बैलेंस आया 6। मतलब क्या है कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को रिमेनिंग पार्टनर 6 रुपए दे देंगे, ठीक। अगर यहां का इसका समेशन 10 है और यहां का खर्चा 4 है, अब यहां बैलेंस निकला 6, तो इस 6 का मतलब क्या है कि अब ये जो एग्जीक्यूटर है इस एग्जीक्यूटर से 6 रुपए लेने हैं भैया, इस एग्जीक्यूटर से 6 रुपए लेने हैं कि भाई देख हम मानते हैं तेरा पर्सन एक्सपायर हो गया, वो बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हम तो एज पर द लॉ चल रहे हैं भैया। अगर उसका कोई पैसा बनता था तो हम देते, लेकिन अब तो पैसा तुम्हारी तरफ निकल रहा है भैया, ये तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा भैया, तो ये एग्जीक्यूटर इतना अमाउंट पे करेगा, राइट। अब चलते हैं इस वीडियो में ही कि पी एंड एल सस्पेंस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आइए अब चलते हैं कि डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। ध्यान से देखना बच्चों, कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसे कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स। अकॉर्डिंग टू टाइम में भी 2 तरीके आते हैं, एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड
क्योंकि ये प्रॉफिट तो भैया पिछले साल का यानी कि पूरे के पूरे 12 महीनों का है। हमें कैलकुलेट करना है उतने टाइम पीरियड का, जितने टाइम पीरियड तक वो पार्टनरशिप फर्म में मौजूद था, इनटू हिज शेयर। शेयर से मल्टीप्लाई काहे कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट पूरे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर का है, तो शेयर से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। आगे आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट into time period into his share। अब एवरेज प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन में काफी सारे ईयर्स के प्रॉफिट मेंशन होते हैं और आपसे बोला जाता है कि आपको इन प्रॉफिट्स का पहले एवरेज फाइंड आउट करना है और एवरेज निकालने के बाद उसकी जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना टाइम पीरियड से इनटू हिज शेयर। अब समझदारी से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। आपसे बोला जाएगा कि आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और आपके सामने बैलेंस शीट में लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट होगा, लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। तो आप सोचोगे अरे यार ये तो कह रहे हैं कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन यहां तो भैया खाली 3 साल का ही प्रॉफिट मेंशन है, चौथे साल का प्रॉफिट कहां है? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट में चेक करना। राइट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो वो पिछले साल का प्रॉफिट है। तो पिछले साल का प्रॉफिट तो आपको बैलेंस शीट से मिल गया और उससे पीछे के 3 साल का प्रॉफिट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। राइट, तो चारों के चारों साल के प्रॉफिट का सम करना अपॉन 4, एवरेज प्रॉफिट आएगा भाई। ठीक है भाई, अगर यही प्रॉफिट एसेट साइड में गिवन होगा तो क्या होगा? वो लॉस होगा। अगर एसेट साइड में कोई P&L के नाम से वैल्यू गिवन है तो वो लॉस मानी जाती है। राइट, तो पिछले साल लॉस हुआ है और उससे पहले के 3 साल में प्रॉफिट हुआ है, तो पहले के 3 साल के प्रॉफिट और माइनस लॉस। राइट, इन सभी को आप सम करना, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करना और लॉस वाले अमाउंट को माइनस कर देना अपॉन 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया। राइट, अब मेरी बात है और सुनना ध्यान से। ऐसे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट की आपने मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, जिसे आप उसके कैपिटल अकाउंट में लिखते हो क्रेडिट साइड में। राइट, लेकिन अगर आपसे ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे करना है और लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में P&L लिखा हुआ है कोई भी वैल्यू, तो वो लास्ट ईयर का लॉस माना जाएगा। तो यहां जो मैंने लिखा है लास्ट ईयर प्रॉफिट, वहां पे वो फिगर लिख देना, लिखना ऐसे ही। राइट, लेकिन यहां लिखना लास्ट ईयर लॉस इंटू टाइम पीरियड इंटू हिज शेयर, और जो अमाउंट आएगा ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, जिसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पार्ट 2 में जरूर कराऊंगा, देख के जाना, पार्ट 1 भी जरूर देखना, पार्ट 2 भी जरूर देखना। राइट, और वो जो लॉस का अमाउंट आएगा ना, वो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देना। क्लियर है? अब एक सबसे बिंदास बात बताता हूं। क्या आपने पिछले साल के प्रॉफिट या पिछले साल के लॉसेस के बेस पे करंट ईयर के लिए डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से ये अमाउंट लिखोगे ना, उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था ना, उसे भी जरूर लिखना। तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एक अमाउंट आ जाएगा, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से ये अमाउंट आ जाएगा। और जो मैंने अभी बोला कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के शेयर से करना, टाइम पीरियड से ना करना। क्यों? क्योंकि वो तो लास्ट ईयर का है भाई, लास्ट ईयर तक तो ये पार्टनर बेचारा मौजूद था, 12 के 12 महीने जिया है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगी सीबीएसई, बहुत चालाक है, हमें भी चालाक बनना है, सीधी सी बात है। सीबीएसई जहां तक सोच सकती है हम पहले ही सोच कर चलेंगे। हमारे सिलेबस में जितना कंटेंट है हमें उतना तो करना ही करना है, बेशक उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना कर लें, उतना तो करना ही करना है। और भैया मेरे कहे से चलोगे, दावा करता हूँ 90s की लाइन में जरूर मार्क्स आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 तो मैं कहता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, लिखना था 1 लाख, लिख के आ गए 10 लाख या फिर 100, 2 जीरो कम लगा दी, 2 जीरो फालतू लगा दी, तो भैया मेरी थोड़ी गलती है इसमें। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स के बेसिस। अकॉर्डिंग टू सेल्स के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ
प्रॉफिट टू सेल इनटू करंट ईयर सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू हिज शेयर। रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल कैसे आता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू 100। ये तो ऐसे आ गया, ये भैया अमाउंट गिवन होगा, ये गिवन होगा। कभी कभी सेल्स आपके सामने डेथ की डेट की गिवन नहीं होगी। अगर सेल डेथ की डेट की गिवन नहीं है तो यहां लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना टाइम पीरियड से। इस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई तब करोगे जब सेल पूरे के पूरे साल भर की गिवन है, पूरी एनुअल सेल्स गिवन है। ये खेला करेंगे तुम्हारे साथ। आपको तो फॉर्मूले में याद होगा करंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, लेकिन ये सेल दे देंगे पूरे साल भर की। तो जब साल भर की सेल देंगे तो हमेशा याद रखना टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे भाई। ठीक है भाई, ठीक। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, लास्ट ईयर की सेल जरूर गिवन होगी, सीधी सी बात है। लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू 100, और इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो भैया हमेशा परसेंटेज में आते हैं, राइट। ये ही तरीका था प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने का। अब तुम्हें लॉजिकली बात बताता हूं ये सिचुएशन क्यों आई। इस वीडियो को और 3-4 मिनट का ले लेते हैं, आपको समझाता हूं ये सिचुएशन क्यों आई। समझदारी से सुनना। मान लो पार्टनरशिप में एक पर्सन है जेड एक्सपायर हो गया, लेकिन जेड की वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत स्मार्ट भी है। जेड की वाइफ को रिमेनिंग पार्टनर्स बरगलाने की कोशिश करते हैं कि मैम चलो एक काम करते हैं कि हम जेड भाई साहब का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है करंट ईयर का, राइट, वो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे दे देते हैं। अब जेड की वाइफ जानती थी कि भाई पिछले साल तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ये मेरा पागल बना रहे हैं, पर पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो पिछले साल का प्रॉफिट बहुत कम है और उससे 5 साल पहले का प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, लेकिन ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई हम तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे। जेड की वाइफ तो भैया स्मार्ट है, जेड की वाइफ ने माना कराना, मैं ना मानती, मैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे मैं ना लूं। चलो जी, जेड की वाइफ कहती है कि भाई एक और ऑप्शन दो। ठीक है जी, वो ऑप्शन देते हैं कि चलो मैम एक काम करते हैं कि ना पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट करते हैं और पिछले 4-5 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद उसके बेसिस पे हम दे देते हैं। चलो, जेड की वाइफ दिमाग लगा दिया, अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो जेड की वाइफ तो बड़ी स्मार्ट है, जेड की वाइफ कहती है कि भाई और एनी अदर ऑप्शन, वो भी कहते हैं कौन, एक्स और वाई। भाई ये लेडी बड़ी स्मार्ट है। अच्छा चलो, तो कुल मिला के जेड की वाइफ ने उन्हें अचंभे में डाला। अब जब अचंभे में डाला तो हुआ क्या, जो जेड की जो वाइफ है, राइट, जेड की वाइफ ने तो उनसे कहा कि भाई एक और ऑप्शन दो, तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक थर्ड ऑप्शन है सेल्स के बेसिस पे, राइट, कि हम एक काम करते हैं कि करंट ईयर में जो उनकी सेल्स हुई है उस सेल्स के बेसिस पे दे देते हैं। अब जेड की वाइफ तो स्मार्ट थी, जेड की वाइफ कहती है चलो जी ठीक है सेल्स के बेसिस पे देते हैं, तो वो भी कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कहते हैं कि मैम अब देखो सीधी सी बात है, हमने आपको 2 ऑप्शन दिए, वो 2 तो ऑप्शन आपने समझ लिए, लेकिन आप स्मार्ट निकली और आप तीसरा ऑप्शन भी चूज करना चाहती हो, तो हम आपको तीसरा ऑप्शन समझाते हैं कि हमने पिछले साल के प्रॉफिट और सेल्स के बेसिस पे रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल कैलकुलेट करा, यानी कि हमने पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट ईयर में भी हमने उसी रेट से प्रॉफिट अर्न किया। अभी ईयर बीता भी नहीं है, अभी ईयर बीता भी नहीं है, एक पर्सन 1 जुलाई को दुनिया से चला गया, तो अप्रैल में जून की जो भी सेल्स हुई है उस सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे कि जो पिछले साल अगर हमने 12% का प्रॉफिट कमाया तो इसी साल एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसी साल, तो इस साल भी हम आपको 12% के रेट ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे ही जेड की क्या दे देते हैं, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये 3 तरीके निकले थे जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। और डेप्थ चैप्टर के मैं अपने वन शॉट के पार्ट 2 में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा जो भाई साहब तोप से तोप हैं। 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस लाऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से, चाहे डीके गोयल हो या टीएस ग्रेवाल हो, राइट, इन दोनों बुक के जो सबसे टॉप क्वेश्चंस हैं
राइट, जिसमें कहते हैं कि भाई सेल्स इंक्रीज हुई है 20%, लेकिन प्रॉफिट में तो डिक्रीमेंट हो गया 2%, 5%, 4% का। वो तो क्वेश्चंस लाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन होती है, लोन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, भाई वाह। ठीक है, तो मेरे डेथ के वन शॉट के पार्ट 2 को जरूर देखना, जिस पार्ट 2 में मैं 3 या 4 क्वेश्चन बड़े टॉप लाऊंगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन ढंग से समझ लिए भैया, उसके बाद तो सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। और जो भी डाउट्स हो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिएगा। राइट, मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।